नमस्कार बच्चों, एक बार फिर से मैं एएस के क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे क्लास 11 की बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 2, है ना, जीव जगत का वर्गीकरण, जो कि उस दिन हमने देखा था। केवल 1 नंबर क्वेश्चन के लिए हमने उस दिन ऑब्जेक्टिव बताए थे आपको। आज हम देखेंगे लघु उत्तरीय प्रश्न। ठीक, पहला क्या है, पादप स्वपोषी है। क्या आप ऐसे कुछ पादपों को बता सकते हैं जो आंशिक रूप से परपोषित हैं? तो इसी में इसका उत्तर भी छुपा है। देखो, पादप स्वपोषी, पादप का मतलब पेड़ पौधे वाले जीव। ठीक, क्या स्वपोषी मतलब जो स्वयं अपना पोषण करते हों, स्वपोषी कहलाते हैं। ठीक, पादप स्वपोषी मतलब वे पेड़ पौधे, वे जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, स्वपोषी कहलाते हैं। अगला क्या है, क्या आप ऐसे कुछ पादपों को बता सकते हैं जो आंशिक रूप से परपोषित हो, मतलब जो दूसरों पर निर्भर हो, है ना। तो उसके उदाहरण हम बता सकते हैं ना, कलश पादप हो गया, ये लिखा कलश पादप। ब्लैडर वर्ट हो गया। अमरबेल को तो आपने देखा ही होगा, नीम के पेड़ में, आम के पेड़ में, किसी भी पेड़ में आपको ऐसे 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 लिपटा हुआ मिल जाएगा। पूरा तने में देखना हरे हरे से कलर की एक पतली इतनी डंडी होती है, इतनी पतली पतली होती है, वो पूरे तने में लिपटी रहती है, उसी को अमरबेल बोलते हैं ना। तो वो भी क्या करते हैं, वो तने से रस को सोख कर अपना पोषण करती है, समझ गए। तो इसीलिए उसको भी परपोषी कहते हैं। कलश पादप वाला आपने जग देखा होगा, जग जिसमें जल अपन भरते हैं ना, तो उसी की तरह उसमें एक ढक्कन लगा होता है और ये क्या, कीट भक्षी होता है। इसमें कुछ आकर्षित करने वाला उसमें पदार्थ पाया जाता है, तो वो जीवों को, वो कीटों को क्या करता है, अपनी ओर आकर्षित करता है। जैसे कोई कीट उसको, उसके रस को चूसने जाता है या फिर उसमें देखने जाता है, उसकी खुशबू से आकर्षित होता है, और जैसे उसके अंदर जाता है वो ऊपर का ढक्कन अपना बंद कर लेता है ना। तो आपको इस इमेज के माध्यम से समझो। देखो, मैं आपको एक इमेज दिखा रहा हूँ कलश पादप के ना, ये देखो। ठीक, तो इसको आपने देखा ना, तो यही है कलश पादप। ये कीट भक्षी। ब्लैडर बर्ड भी है। ब्लैडर बर्ड का मतलब क्या होता है, एक थैले जैसा होता है। ब्लैडर का मतलब क्या होता है, एक थैली खाली, है ना। ये भी क्या होता है, तालाब में, समुद्र में ऊपर बिल्कुल जाल की तरह बिछा रहता है। इसमें इतने छोटे छोटे नींबू के आकार के वो फुफ्फुस टाइप के होते हैं, जो पोले होते हैं। वो क्या करते हैं, वो जैसे ही कोई सूक्ष्म जीव, मछली का बच्चा या फिर कोई भी सूक्ष्म जीव उसके पास आते हैं, वो भी अपना ऐसे उनको आकर्षित कर लेते, एकदम बंद कर लेता है ना। जैसे उससे टच हुए वो एकदम से बंद कर लेता है, तो वो भी अपने थैले को बंद कर लेता है। तो वो भी क्या करता है, जीव, सूक्ष्म जीवों को भक्षण करता है ना। तो वो भी एक प्रकार का भक्षी है ना। तो ये सभी क्या है, परपोषित हैं। ये अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते, दूसरों पर निर्भर हैं। ठीक, तो इसका आंसर इतना ही लिखना है, ज्यादा कुछ नहीं। कि स्वपोषी वे होते हैं जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, और परपोषित पौधे वे होते हैं जो अपने भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर हों, है ना, वही परपोषी हैं। बस उदाहरण नीचे लिख देना, ब्लैडर वर्ट, कलश पादप, अमरबेल। ठीक, इतना ही लिखना, ज़्यादा इसके हिसाब से नहीं लिखना, आप अपने मन के हिसाब से लिख देना। आपको जितना आता है उतना लिखना, बढ़िया नंबर मिलेंगे आपको, है ना। किताबी भाषा में ज़्यादा मत जाइए। ठीक, आप अपनी भाषा में लिख दिया करो उत्तर। ठीक है बच्चों। अगला क्वेश्चन क्या है, डाइटम की कोशिका भित्ति के क्या लक्षण हैं? ये केवल लक्षण बताना है कि डाइटम की कोशिका भित्ति के क्या लक्षण हैं। तो पहला लक्षण क्या है, पहली बात तो डाइटम पता होना चाहिए। डाइटम कुछ और नहीं, एक सूक्ष्म शैवाल है जो नदियों, तालाब, समुद्र, इन सब में पाया जाता है ना। तो इसकी कोशिका भित्ति के लक्षण बताना। तो इसकी जो कोशिका भित्ति होती है, इसका पहला लक्षण क्या भैया, ये इसकी जो कोशिका भित्ति है, ये क्या करती है, सिलिका की बनी होती है ना। और ये क्या करती है, प्रकाश संश्लेषण का भी अनुकूल होती है, मतलब प्रकाश संश्लेषण कर अपना भोजन भी बना लेते हैं, है ना। तो ये क्या होती है, कठोर भी होती है, जिसके कारण ये जल्दी खराब नहीं होती। ठीक है, इतना सब पता होना चाहिए, है ना। तो ये अवशेष हैं, जब ये मर जाते हैं बड़ी संख्या में छोड़ जाते हैं ना, लेकिन मृत डाइटम अपने परिवेश में कोशिका भित्ति के अवशेष को बड़ी संख्या में छोड़ जाते हैं। करोड़ों वर्षों में जमा हुए इस अवशेष को डाइटमी मृदा कहते हैं। मतलब जितने भी शैवाल होते हैं ना, ये सब अपने अवशेष धीरे धीरे छोड़ दे जाते, मरते जाते हैं। तो समुद्र में क्या होता है, एक दीवार टाइप की बन जाती है ना, एक मृदा बन जाती है, उसी को कहते हैं डाइटमी मृदा, है ना। तो डाइटमी मृदा से क्या क्या बनता है वो देखो, फिल्टर बनता है, पॉलिश बनता है, टूथपेस्ट बनता है, इंसुलिन सुना होगा आपने, इंसुलिन भी बनता है,
है ना, रासायनिक ग्राही भी बनते हैं, अग्निशय बनते हैं। तो सब क्या होता है, ये डाइटमी शैवालों से ही ये सब चीजें बनती है ना। ठीक, तो अगला क्वेश्चन क्या देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 में इसमें क्या लिखा, निम्नलिखित के बारे में आर्थिक दृष्टि से दो महत्वपूर्ण उपयोगों को लिखिए। पहला परपोषी बैक्टीरिया, दूसरा आद्य बैक्टीरिया, है ना। पहला परपोषी बैक्टीरिया, नाम में ही समझ में आ रहा, परपोषी मतलब कि वह बैक्टीरिया जो अपने पोषण के लिए दूसरों पर निर्भर हो, परपोषी बैक्टीरिया कहलाता है। इसका क्या है पहला पॉइंट, नाइट्रोजन स्थिरीकरण। नाइट्रोजन स्थिरीकरण क्या होता है ये भी पता होना चाहिए, है ना। तो क्या लिखा पहला, नाइट्रोजन स्थिरीकरण। तो नाइट्रोजन स्थिरीकरण में क्या बोलेंगे, नाइट्रोजन बैक्टीरिया है ना, ये दलहनी पौधों जैसे कि चना हो गया, मटर, मसूर, है ना, मूंग हो गई, इनमें पाए जाते हैं। आपने देखा होगा कि आपके घर में अगर खेती किसानी से जुड़ी हो, आप आपके खेतों में देखो जहाँ दलहनी फसलें होती है वहां पर अपन यूरिया का इस्तेमाल, छिड़काव नहीं करते हैं ना। एक यही बात है, क्यों, क्योंकि वो ऑटोमेटिकली क्या करते हैं, उसमें एक बैक्टीरिया होता है, वो क्या करता है, हवा में उपस्थित नाइट्रोजन को नाइट्रोजन में बदल देता है। हवा की जो नाइट्रोजन होती है ना, वो पौधों को काम आने वाली नाइट्रोजन में बदल देता है ना। इसीलिए क्या करता है, ये परपोषी है। और फिर पौधे से क्या करता है, ये पौधे से जब नाइट्रोजन उसको दे देता है तो ये पौधों से क्या करते हैं कि भोजन ले लेता है, समझ गए। ये है, तो ये एक दूसरे पर निर्भर है, मतलब बोला जाए तो सहजीविता का उदाहरण। ये क्या करते हैं, पौधों को नाइट्रोजन दे दिया और पौधों से भोजन ले लिया, है ना। ये क्या करते हैं, परपोषी होते हैं, क्योंकि पौधों के रसों पर निर्भर रहते हैं। ये पौधे जो होते हैं इन्हें भोजन देता है और ये बदले में ये पौधे को नाइट्रोजन देते हैं, यानी कि सहजीविता, परपोषिता। इसका एक बैक्टीरिया है, उसका उदाहरण नाम है बियम। मैंने आपको एक सही जोड़ी में भी 1 नंबर में ये बताया था कि ये एक बैक्टीरिया जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहयोगी होता है ना, यही बैक्टीरिया है। ठीक, ये पौधों की मदद करता है, पौधे इसको रस देते हैं, रस ले लेता है ना, ये नाइट्रोजन देता है पौधों को, इसलिए पौधों में वृद्धि होती है बिना यूरिया का छिड़काव किए, है ना। अगला क्या है, लैक्टिक अम्ल। तो लैक्टिक अम्ल में क्या होता है वो देखो। लैक्टिक अम्ल क्या है, निर्माण कैसे होता है, लैक्टोबेसिलस लैक्टाई जीवाणु होता है जो दूध के लैक्टोज को लैक्टिक अम्ल में परिवर्तित कर देता है। आपने देखा होगा दूध से दही बनता है ना, तो ये इसी जीवाणु के कारण, इसी बैक्टीरिया के कारण बनता है, समझ गए, लैक्टोबेसिलस के कारण। ठीक, ये क्या करता है, दूध का जो शर्करा होता है ना, ये बैक्टीरिया तो दूध के शर्करा को क्या कर लेता है, खुद ग्रहण कर लेता है और उसमें उसको फाड़ देता है, और फाड़ देने से क्या बन जाता है, फिर वो दही बन जाता है। ठीक, अगला क्या है, एसिटिक अम्ल निर्माण। क्या करता है, एसिटोबैक्टर एसिटाई जीवाणु सिरका का निर्माण करता है। काय का निर्माण करता है, सिरका का। कैसे होता है देखो, क्या होता है कि जो शराब है ना, शराब को हवा के ऑक्सीजन की मदद से एसिटिक अम्ल में बदल देता है। ये बैक्टीरिया है जो ना, शराब होती है ना, तो शराब को क्या करता है, हवा है, हवा के ऑक्सीजन की मदद से एसिटिक अम्ल में बदल देता है ये बैक्टीरिया। ठीक, रेशे की रेटिंग, कुछ जीवाणु जैसे क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटीरियम पादप रेशों के उत्पादन में सहायता करते हैं। ठीक, अगला क्या है, तंबाकू एवं चाय उद्योग। कुछ जीवाणु जैसे माइकोकॉकस कॉन्डिसेंस तंबाकू एवं चाय की सीजनिंग करते हैं। मतलब जो तंबाकू होती है, चाय होती है, इनकी पत्तियों को सुखाते समय ही इनमें सुगंध, इनको जब सुखाते हैं ना तो इन बैक्टीरिया की वजह से क्या हो जाता है, उसमें स्वाद आ जाता है, सुगंध आ जाती है, उसमें रंग आ जाता है। इनके कारण, इन्हीं बैक्टीरिया के कारण सुखाते हैं जब चाय को और तंबाकू को, तब ना तो इनकी पत्तियों में स्वाद, रंग और सुगंध ये सब चीजें आ जाती हैं। ठीक, इन्हीं बैक्टीरिया के कारण। अगला औषधि निर्माण। कुछ जीवाणुओं जैसे स्ट्रेप्टोमाइसिस से प्रतिजैविक औषधियां प्राप्त होती हैं। ये जीवाणुओं से क्या होता है, प्रतिजैविक औषधियां प्राप्त होती हैं, समझ गए। अगला क्या है, आद्य बैक्टीरिया। आद्य बैक्टीरिया को हम ना, असल में इसका वैज्ञानिक नाम आर्की बैक्टीरिया है, इन्हें प्राचीन बैक्टीरिया भी कहते हैं। ये पृथ्वी पर जो ये है ना, ये पृथ्वी पर सबसे बड़े और सबसे कठिन परिस्थितियों में रहते हैं भैया, बैक्टीरिया हैं। ये क्या है, पृथ्वी में सबसे कठिन परिस्थितियों में रहते हैं ना, इनका जीवन बहुत कठिन है, मतलब कहा जाए तो। पहला इसका मैथेनोजेंस। ये क्या करते हैं, इसके अंदर ये अवायवीय जीवाणु आते हैं अंदर, मैथोजेंस के अंदर ये अवायवीय जीवाणु आते हैं। मतलब अवायवीय मतलब कि जिन्हें ऑक्सीजन की जरूरत ना हो ना, ऑक्सीजन रहित जगह में पाए जाते हों, इन्हें कहते हैं अवायवीय जीवाणु। ये क्या करते हैं, जितने भी कार्बनिक पदार्थ होते हैं ना, ये क्या करते हैं, जितने भी कार्बनिक पदार्थों को क्या करते हैं, तोड़कर मीथेन बना देते हैं। फार्मिक अम्ल को भी तोड़कर मीथेन बना देते हैं। मतलब कार्बनिक पदार्थ या फार्मिक अम्ल, इनको तोड़ के क्या बना देते हैं, मीथेन बना लेते हैं, मीथेन गैस का निर्माण करते हैं। कौन, मैथेनोजेंस जीवाणु जो होते हैं वो। ठीक, इस प्रकार से।
और ये क्या करते हैं, ये कहाँ पाए जाते हैं मेथेनोजेंस जीवाणु? दलदलीय क्षेत्र में पाए जाते हैं, धान के खेत में पाए जाते हैं, और गाय के पेट, भैंस के पेट, इनमें सब में पाए जाते हैं, ये समझ गए। और गोबर गैस प्लांट, यहाँ पाए जाते हैं ये बैक्टीरिया जो मेथेन गैस बनाते हैं। अगला है हेलोफाइल्स। हेलोफाइल्स क्या है, उसमें भी इसको भी देखो। ये उच्च लवणीय सांद्रता में पाए जाते हैं। उच्च लवणीयता मतलब जहाँ जल में अधिक लवणता हो, मतलब लवणता हो, मतलब बहुत ज्यादा खारा जल हो, जहाँ वहाँ पाए जाते हैं ये हेलोफाइल्स। मेथोजेंस तथा हेलोफाइल्स अनिवार्य रूप से अवायवीय होते हैं। अवायवीय का मतलब समझ गए ना, जहाँ ऑक्सीजन रहे, ऑक्सीजन ना भी हो तो ये जिंदा रहे आएंगे बस। और आर्की बैक्टीरिया का अवायवीय समूह बनाते हैं। मैंने कहा ना, इसको आर्की बैक्टीरिया ही कहते हैं आदि। और आर्की बैक्टीरिया का अवायवीय समूह बनाते हैं। इसका उदाहरण भी है कुछ, हेलोबैक्टीरियम और हेलोकोकस। ये सब नमकीनी दुनिया कहा जाता है। इनको क्या कहा जाता है, हेलोफाइल्स जितने भी जीवाणु ना, इनको नमकीन दुनिया का राजा कहा जाता है हेलोफाइल्स। तो हेलोफाइल्स भी समझ गए, अर्ध बैक्टीरिया, ये मेथोजेंस भी समझ गए, मेथेन गैस बनाते हैं। हेलोफाइल्स हो गए, जहाँ सबसे ज्यादा लवणीयता होती है वहां पर पाए जाते हैं, अनिवार्य रूप से अवायवीय होते हैं ये दोनों। इस तरह थर्मो एसिडोफिल्स, ये ऐसे वायवीय एवं अवायवीय आर्की बैक्टीरिया हैं जो गर्म तथा गंध युक्त झरनों में पाए जाते हैं। मतलब जो गर्म जगह, गंध युक्त, गंधक जहाँ गंध हो ना, झरनों में पाए जाते हैं। नाम है जैसे थर्मो एसिडो, थर्मो का मतलब देखो नाम से, थर्मो जहाँ गर्मी हो, थर्मो एसिडो मतलब जहाँ अम्ल हो, थर्मो एसिडोफिल्स मतलब गर्मी और अम्ल दोनों के प्रेमी हैं ये थर्मो एसिडोफिल्स जीवाणु, समझ गए। इसीलिए तो लिखा वायवीय और अवायवीय आर्की बैक्टीरिया जो गर्म तथा गंधक युक्त झरनों में पाए जाते हैं ना, गर्म जगह में और गंधक युक्त जगह में पाए जाते हैं। वायवीय परिस्थिति में ये गंधक को H2SO4 में, लेकिन अवायवीय परिस्थिति में H2S में बदल देते हैं। वायवीय परिस्थिति में ये गंधक को H2SO4 में, लेकिन अवायवीय परिस्थिति में H2SO में बदल देते हैं। रासायनिक सूत्र का आप मेरे को नाम कमेंट में लिख के बताना, दोनों का, H2SO4 और H2S। देखता हूँ किन किन को पता है ना, पता तो सबको होगा, ध्यान किस किस को है। H2SO4 और H2S में बदल देते हैं। ठीक, यहाँ से अगले क्वेश्चन में सबसे इम्पोर्टेंट, एक प्रारूपिक जीवाणु कोशिका का नामांकित चित्र बनाइए। ये भी इम्पोर्टेंट है भैया, ये चित्र बनाने के लिए भी आपके लिए आ सकता है। ये चित्र को आप लोग बनाना सीख लेना। ये हो सकता है पेपर में आ भी सकता, नहीं भी आ सकता, लेकिन ये बनना चाहिए, ये जरूरी है। एक प्रारूपिक जीवाणु कोशिका का नामांकित चित्र बनाइए। ठीक, तो इसको आप लोग बनाना सीख लेना। आज की क्लास को हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। कल की क्लास में देखेंगे दीर्घोत्तरी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक, यहाँ के जितने भी मैंने आपको क्वेश्चन पढ़ा है इनको अच्छे तरीके से नोट्स बना लेना। मैंने जो बोला है आप शॉर्ट में नोट्स बनाना, ज़्यादा डिटेल में नहीं। ठीक, जितना मैंने बताया उतने के नोट्स बना लेना, वो अगर पढ़ लोगे आप कम हो जाएगा, ज़्यादा इधर घुसने की ज़रूरत नहीं है ना। ठीक, तो आज की क्लास को हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। ठीक, आपका दिन शुभ हो।